वेलकम टू अंदमान. अंदमानच्या एका नवीन एपिसोडमध्ये तुमचं स्वागत आहे. सध्या मी आहे पोर्ट ब्लेअरमध्ये. काल आम्ही पोर्ट ब्लेअरमध्ये येऊन पोचलो आणि आज पोर्ट ब्लेअर आम्हाला एक्सप्लोअर करायचं आहे. तर आता सकाळचे 8 वाजता आहेत आणि आम्ही ज्या होमस्टेमध्ये राहतो आहे तिथे ब्रेकफास्ट आहे त्यांच्याकडूनच. सो इकडे इडली आहे अँड चटणी आहे, सांबार वगैरे आहे. तर आधी आम्ही नाश्ता करून घेतो अँड त्याच्यानंतर मग पोर्ट ब्लेअर एक्सप्लोअर करायला जाऊयात. गाडी घेतलंय राईटनी आणि आम्ही आता चाललो आहे जे सेल्युलर जेल आहे पोर्ट ब्लेअरमधलं सगळ्यात फेमस. तर ते बघायला चाललो आहे. 9 वाजता ओपन होईल ते. पोर्ट ब्लेअरला श्री विजयापुरम असं नवीन नाव पडलेलं आहे. सो हे नाव जे आहे ते रिसेंटली म्हणजे सप्टेंबर 2024मध्ये इंडियन गव्हर्नमेंटकडून हे नाव देण्यात आलेलं आहे. पोचलो इकडे सेल्युलर जेलच्या इकडे. मागे आता पार्कला लावलंय गाडी आणि हे सगळं जे बिल्डिंग मी बघतीये हे सगळं जेलचं बिल्डिंग आहे. तर मी जे सध्या पुस्तक वाचतीये माझी जन्मठेप म्हणून वि. दा. सावरकरांचं बुक आहे. तर मी जेव्हापासून ते बुक वाचायला चालू केले तेव्हापासून एक क्युरिओसिटी तयार झाली आहे माझ्यात हे जेल बघण्याची. कारण त्याच्यामध्ये इतकं सुंदर डिस्क्रिप्शन म्हणजे इतकं छान वर्णन केलंय त्या बुकमध्ये या जेलबद्दल की म्हणजे ह्याच्या बिल्डिंगबद्दल पण त्यांनी खूप छान वर्णन केलंय. गेट कसं होतं, एंट्री कशी होती, आंघोळीला हौद वगैरे कसं होतं. तर मी नेमकं आता इथे पोचली आहे आणि ते सगळं मला बघायची इच्छा होतीये. तर जाऊया आपण आतमध्ये. इकडे तिकीट काउंटर आहे. तिकीट आहे फॉर इंडियन्स पर पर्सन 30 रुपीज. ही अशी एंट्री आहे या जेलची. जेलर का ऑफिस, असिस्टेंट जेलर का ऑफिस इसी बिल्डिंग में हुआ करता था और जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है पुराना गेट है 118 साल पुराना. सेल्युलर जेल भी 118 साल पुराना हो गया. हम शुरुआत करेंगे फांसी घर से. पहले हम देखेंगे फांसी घर, उसके बाद देखेंगे कार्यस्थल, उसके बाद जेल देखेंगे. इकडे आम्ही आता एका गाईडच्या माध्यमातून हे सगळं आम्ही जाणून घेतोय. आता आम्ही फांसी घराच्या इथे आलोय जिथे आपल्या जे भारतीय कैदी होते त्यांना इंग्रजांकडून फाशी दिलं जायचं. तर ते घर आहे हे. तर आम्ही तिकडे चाललोय आता. पीछे 2 कमरा है, दोनों है ओरिजिनल कमरा. फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन था, उनका खाना जो यहीं पे बनता था. अब इसे हम लोगों ने ऑफिस बना दिया तो इसके अंदर पहले का कोई बर्तन नहीं मिलेगा, ओरिजिनल बर्तन मिला ही नहीं. और सामने है फांसी घर. फांसी घर जो है अंग्रेजों के समय में खुला था, खुले में फांसी देते थे, अपन लोगों ने कवर कर दिया. ऊपर एक लकड़े का बीम है ओरिजिनल, नीचे का प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, रस्सी बदल दिया कि 3 लोगों को इकट्ठा फांसी दे सके ऐसा व्यवस्था भी था. ऊपर लेफ्ट साइड में एक लोहे का लीवर है, वो लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म जो है नीचे को खुलेगा. नीचे 8 फीट गहरा कमरा है. कैदी झूल जाता था, डेथ हो जाता था, बॉडी फिर नीचे से कलेक्ट करके बाहर लाएंगे. ये गेट ओरिजिनल है, इस गेट से फिर बॉडी बाहर ले जाते थे. आणि हे जे आहे ते सगळे जेलमधले खोल्या आहेत असे. तिकडे आपण नंतर जाणारच आहे. इथे जे आहे ते काम होतं. हो, जिथे काम करायचे इथले सगळे कैदी. सेल्युलर जेल के फांसी घर में किसी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को फांसी दिया गया ऐसा हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि फांसी देने के लिए किसी को अंडमान नहीं लाते थे. इंडिया में ही जेल थे, वहीं पे फांसी देते थे. अंडमान जो फ्रीडम फाइटर्स आते थे मैक्सिमम आते थे लाइफ टाइम इम्प्रिजन, आजीवन कारावास. फिर आने के बाद पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स को जो है टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से डेथ हुआ था, जबरदस्ती खाना खिलाने के दौरान. और एक सिंगल सुसाइड केस भी था इंदु भूषण रॉय जी का. तो जबरदस्ती खाना तब खिलाते थे जब फ्रीडम फाइटर भूख हड़ताल करते थे. उनका भूख हड़ताल तोड़ने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध करके जबरन नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाया जाता था, चावल का मांड और मिल्क. उस वजह से जो है 10 दिन के भीतर 3 क्रांतिकारियों का डेथ हुआ था 1933 में. नाम था महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा और मोहन किशोर नामदास जी.
यहाँ फांसी उन्हीं को दिया जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो या जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा। और जो वर्क शेड है इस बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग में जो फ्रीडम फाइटर रहते थे यहीं पे काम करते थे। बड़ा वर्क शेड था, अब इसे मॉडिफाई करके आधे में फोटो गैलरी बना दिया। नीचे का फर्श, ऊपर का छत लकड़े का जाला चेंज करके जगह ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल कोल्हू है, वहीं पर है। बहुत सारे कोल्हू थे, एक ही बचा है। नारियल का सूखा हुआ खोपरा भरेगा, साइड में तो वजन लगा देगा, वजन लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर बीच में चला जाएगा। फिर जब पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, नारियल पिसता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में बर्तन रखेंगे, तेल उसमें इकट्ठा होता रहेगा। एक फ्रीडम फाइटर को एक दिन में 30 पाउंड नारियल तेल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के करीब। सरसों का तेल निकालने देंगे तो 10 पाउंड यानी कि 5 किलोग्राम के करीब, जो दिन भर में बैल भी नहीं निकाल पाते थे। जब बैल नहीं निकाल पाते थे दिन भर में, इतना तेल इंसान कहाँ से निकाल पाएगा। कुछ फ्रीडम फाइटर कोल्हू चलाते चलाते थक जाते थे, कुछ चलाने से इनकार करते थे। तब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके जबरन इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे, पीछे से चाबुक से मारते थे। काफी फ्रीडम फाइटर ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे। कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और कुछ का डेथ भी हो जाता था। फ्रीडम फाइटर को इसके ऊपर चढ़ा करके पाँव को ब्लॉक करते थे, कमर में बेल्ट बांधते थे, हाथ में हथकड़ी, ताकि मारते वक्त फ्रीडम फाइटर इधर उधर हिल भी ना पाए। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे बैक साइड और वहीं मारते थे चाबुक से। वहां मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था, खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर वो फ्रीडम फाइटर न बैठ सके न सो सके। मारने वाला इंडियन ही था। इस जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर डाकू लुटेरे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम होता था और अत्याचारी ज्यादा, उनको अंग्रेज काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, तो किसी को जमादार। इनका ये फायदा होगा, खाना बढ़िया मिलेगा, मार खाने का जरूरत नहीं, हार्ड वर्क करने का भी जरूरत। ये सारे मॉडल हैं ओरिजिनल ही। जो फ्रीडम फाइटर पहला बार अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे, उनको एक हफ्ते के लिए कोटरी के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग होगा, उसमें हथकड़ी में रखेंगे, उसे बोलते हैं खड़ी हथकड़ी। एक दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रखेंगे। फिर अगला पनिशमेंट है 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस भी पहनाते थे। ये पहने तो गर्मी ज्यादा लगेगा, शरीर खुजलाता रहेगा। यूनिफॉर्म, एक कुर्ता, एक हाफ पैंट, गले में होगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने साल से कितने साल का सजा दी है, जेल का नंबर, कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। और 3 तरह के पनिशमेंट फिटर, चेन फिटर जिनको पहनाते थे पनिशमेंट के लिए 1 साल। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं, कमर में चेन है, पाँव में चेन है, लेकिन हाथ फ्री है, चल फिर सकता है, चलते वक्त वजन भी रहेगा पाँव में। बार फिटर 6 मंथ, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। और तीसरा है क्रॉस बार फिटर, केवल 10 दिन के लिए, दिक्कत उसी में ज्यादा है। पाँव के सेंटर में रॉड है तो पाँव डिस्टेंस में रहेगा। जबरदस्ती से चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, तो हर क्रांतिकारी के पाँव में घाव हो जाता था, क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से घिसता जाता था। हे सगळे जेलचे रूम आहेत। तो इस जेल का नाम सेलुलर जेल किस वजह से रखा गया? कोई भी जो जेल होता है उसमें कैटेगरीज रहता है। डॉर्मेटरी 8-10 लोगों को रखने का जैसा सेल होगा, अंडर सेल जैसा सेल होगा, हाइट कम वाला सेल, लाइट कम वाला सेल, टॉयलेट, बाथरूम, ऑफिस सब रहेगा। लेकिन इस जेल में जो किसी भी तरीके का कोई कैटेगरीज नहीं, सभी है इक्वल, सिंगल सेल्स, और एक नहीं दो नहीं पूरे 693 सेल्स थे। सेल से ही इसका नाम सेलुलर रखा गया। और इस जेल में रहने वाले फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट, बाथरूम, दिन भर बाहर काम करते थे, नीचे ग्राउंड है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम था, यूज कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर्स को रूम में ही काम देते थे, अकेले काम करो, उनके लिए सिस्टम में था दिन में 3 बार बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम करने के, लेकिन अपने समय से नहीं, अंग्रेजों का जो निर्धारित समय उसमें ही जाना है। फिर शाम 6 से सवेरे 6 सभी रहेंगे लॉकअप में बंद, अंदर कोई टॉयलेट नहीं। सभी को मिलेगा मिट्टी का पॉट, अब जो करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो, अगले दिन स्वीपर आएगा साफ करके बाहर ले जाएगा। खाना खाने के लिए दिया जाएगा लोहे का प्लेट, उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं। पीने का पानी दिया जाता था दिन में 2 बार, लोहे के बर्तन है वो भी साफ नहीं। तो रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं, अंधेरे में रहते थे। हरिकन लैंप हाथों में लेकर सिक्योरिटी गार्ड घूमता रहता था। सोने के लिए बेड मिलता था लकड़ी का, बेड का चौड़ाई इतना रहेगा, हाइट इतना होगा, लंबाई करीब 6.5 फीट। एक बेड एक कंबल सभी को मिलता था। और अंडमान को काला पानी किस लिए बोलते हैं? काला पानी जो है, काल और पानी ये 2 शब्द से मिलकर के बना है। काल है संस्कृत शब्द जिसका मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु। कोई कैदी अंडमान आ गया तो समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। फिर पानी जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हजारों मील पानी है। यदि कोई कैदी भागे तो कहाँ तक भागेंगे? आसपास के जंगलों में, वहां जाते थे, आदिवासी देखते थे, वह उनको मारते थे। जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया पकड़ करके वैसे ही मरते थे। अंग्रेज ढूंढ करके पकड़ते थे तो फिर उनको मौत के घाट उतार देते थे। इस वजह से अंडमान से कोई भाग नहीं पाया और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है।
हे मेन सेंट्रल विंग आहे, ज्याच्यात मध्यभागी जे केंद्रस्थान आहे म्हणतो, जे गोल घुमट असलेलं हे आहे, बिल्डिंग आहे, तिथे आहे हे. अच्छा, ये रेप्लिका है, रेप्लिका ऑफ सेल्युलर जेल. जेल को बनाना शुरू किया था अंग्रेजों ने 1893 और कंप्लीट किया था 1906. 13 साल लगे थे इसे बनाने में. उनका एस्टिमेट था 5,17,352 रुपीज. हो गया 7,83,994 रुपीज और 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल किया गया. ईंट अंडमान में तैयार किया, बाकी मटेरियल बर्मा से लाया गया. तो जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था, जिसमें टोटल 7 बिल्डिंग्स थे और कमरे थे कुल मिलाकर के 693. और एक कोठरी में एक फ्रीडम फाइटर को ही रखते थे. कोठरी का लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5, ऊंचाई 10 फीट. रूम है बड़ा. रोशनदान भी है पीछे की ओर 8 फीट ऊपर, ताकि फ्रीडम फाइटर अंदर से बाहर देख न पाए. और हर बिल्डिंग को ऐसा बनाया है, एक बिल्डिंग का फ्रंट साइड है तो दूसरे का बैक है, ताकि दोनों बिल्डिंग्स के बीच कोई कम्युनिकेशन ना रहे. बीच में है वॉच टावर. अभी लोग उसी वॉच टावर के नीचे ही खड़े हैं. टॉप पे रहता था सिंगल गार्ड, निगरानी करता था बाउंड्री वॉल. उनके अलावा 21 सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड्स डे नाइट वॉच करते थे. अब हमारे पास 7 में केवल 3 ब्लॉक्स ही बच गया. 1 है, 7 है, 6 है, बाकी 4 बिल्डिंग टूट गया है. हे ब्लॉक नंबर 7 आहे. सावकाश सावकाश. अशा 3 फ्लोअरचं हे बिल्डिंग आहे. म्हणजे एक एक जे सेल्स आहेत मोठे, त्याच्यामध्ये पण 3-3 फ्लोअर आहेत प्रत्येकामध्ये. हे सगळं जे आहे ते विटांचं बांधकाम आहे, जे की त्या काळी ते अंदमानमध्ये बनवले जायचे विट. माय गॉड, या एवढ्या रूममध्ये त्यांना आयुष्य काढायला लागायचं. हे जे आहे इथून जेवण यायचं त्यांना फक्त. आणि ही छोटीशी खिडकी, ज्याच्यातून हे बंद आहे, ते पत्रा जे आहे ते खाली असायचं, त्याच्यामुळे समोरचा जो आहे त्यांच्याशी बोलायचं असेल काही दिसायचं बाहेरचं. इथून कडी लावायचं आहे त्यांना. इकडे असं सरकवलं की हे इकडे बंद व्हायचं, सो दॅट त्यांचा हात पण पोचायला नाही पाहिजे. असं इंतजाम केलं गेलं होतं सगळ्यांना. बापरे, इमॅजिन पण नाही करू शकत आपण, इतकं टॉर्चर केलं जायचं त्यांना. आणि ह्या छोटूच्या रूममध्ये त्यांना आयुष्यभर राहायला लागायचं, अंधाऱ्या कोठडीत. काही फ्रीडम फायटरना तर आतमध्येच काम पण आतमध्येच दिलं जायचं, सो कामासाठी पण त्यांना बाहेर काढलं जायचं नाही. सो आपण त्या गाईडला विचारूया की हे जे दरवाजे वगैरे आहेत हे पण ओरिजिनल आहेत का त्या काळातले, की ह्याला काही रिनोव्हेट केलेलं आहे. ओके, तो अंदर भी ऐसे ही था, मतलब सब कुछ रिनोवेटेड नहीं है. मतलब रिनोवेशन वाले से वही बस ये सब फिल कर दिया, ऐसे कर दिया. ऐसा बिल्डिंग पुराना स्ट्रक्चर है ये. ओके, और ये इनका रूम कौन सा था वीर सावरकर? उनके कमरे में बेड, कंबल, बर्तन भी रखा, खाना खाने का, पीने का पानी का मॉडल कर लास्ट वाला. उनका तस्वीर भी लेकर गया हिस्टोरी लास्ट. इकडे आहे वीर सावरकरांचं. 3ऱ्या मजल्यावर त्यांना या रूममध्ये ठेवलं गेलं होतं. माय गॉड. हो, हे लावून हे त्यांचं कंबळ आणि जेवायची ताट आणि ही कटोरी. ही त्यांची, म्हणजे ही जागा त्यांची रूम असायची. एकोणीसशे 11 पासून 1921 पर्यंत ते त्यांना इम्प्रिझनमेंट झालं होतं.
तो सावरकर जी को इस जेल में रखा गया 10 साल, 1911 से 1921। तो सावरकर जी को श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में हायर स्टडीज के लिए भेजा था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस समय उनका वहां पे मुलाकात हुआ था मदन लाल ढींगरा जी, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 कर्जन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्जाम भी लगा। फिर वहाँ पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले कुक के हाथों से बॉम्ब बनाने का मैनुअल, किताबों के अंदर पिस्तौल हिंदुस्तान भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके इंडिया लाते वक्त शिप जब मार्सेलस हार्बर के निकट से गुजर रहे थे, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और तैर करके चले गए मार्सेलस हार्बर, फ्रांस। वहां फ्रांसीसी गार्ड्स ने पकड़ लिया, अंग्रेजों को हैंडओवर कर दिया। अंग्रेज सावरकर जी को हिंदुस्तान ले गए, केस चला। उसके बाद अंडमान लाए गए 1911। डरते थे, एक बार वहां से भाग गया है, दोबारा ना भागे, इसलिए इतने कड़े पहरे में रखा कि उनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी इसी जेल में थे। लेकिन दोनों भाई जो है 2 साल तक आपस में मिल नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। फिर 1921 सावरकर जी को जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी, महाराष्ट्र। कुछ साल वहाँ पे हाउस अरेस्ट में रखने के बाद उनको रिहा कर दिया। उनका डेथ हुआ था आजादी के 19 ईयर्स के बाद 26 फरवरी 1966 में। तब उनका एज था 83। तो जहाँ गर्मी के दिनों 10 मिनट हमारे लिए खड़े रहना मुश्किल है, उन्होंने अपना 10 साल सेलुलर जेल में गुजारा था। आज अंडमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उनके कमरे में जो रखा सब मॉडल के रूप में। हे जे 7 होते तशातले आत्ता सध्या 3च राहिले, बाकीचे सगळे तुटले. त्याच्यामुळे आता इकडे एक हॉस्पिटल बनवलंय. तर या साईडला पूर्ण, या साईडला काहीच नाहीये, फक्त हे 3 राहिलेत आता सध्या. तेव्हा हे चाळ बोलायचंय ह्याच्यात. ह्या चाळीतल्या पहिल्या मजल्यावर, दुसऱ्या मजल्यावर, तिसऱ्या मजल्यावर असं त्यांना ठेवलं जायचं. हे जे दिसते हे माउंट हॅरियट आहे, आता माउंट मणिपूर असं त्याचं नाव पडलंय, जे की 2nd हायेस्ट पीक आहे अंदमानमधलं. हे जे समोर दिसते हे वालं. आणि इकडे जे आहे ते हे नॉर्थ बे आयलंड आहे. तिकडे आपल्याला हे पण दिसतंय, एक टावर आहे तिकडे, वॉच टावर, लाईट हाऊस. अँड इकडे जे आयलंड दिसते ते सुभाषचंद्र बोस आयलंड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रॉस आयलंड. तर आता आपण हे जे सेल्युलर जेल आहे ते पाहिलं. ब्रिटिश काळातले जे स्वातंत्र्यवीर होते त्यांना किती त्रास दिलं गेलं, किती क्रूरता त्यांच्यासोबत केलं गेलं, त्याचं एक मूक असं साक्षीदार असलेली एक इमारत आहे. तर भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत तुम्ही स्वस्थ राहा, मस्त राहा आणि फिरत राहा. बाय.